क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग असल में काम कैसे करता है? नहीं, मैं सिर्फ यह नहीं पूछ रहा कि आप कितने तेज हैं या कितनी जल्दी मैथ्स सॉल्व कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं, क्या आप वाकई जानते हैं कि आपके ब्रेन को कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सी आदतें आपके दिमाग को सुपरचार्ज करती हैं और कौन सी छोटी छोटी गलतियां आपकी मेहनत को बेकार कर देती हैं बिना आपको पता चले? जवाब शायद यही होगा, शायद नहीं। और यही वजह है कि आज की ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग के भीतर छिपे साइंस, सीक्रेट्स और सुपर पावर को खोल देती है। किताब का नाम है ब्रेन रूल्स और इसके लेखक हैं मशहूर बायोलॉजिस्ट और ब्रेन एक्सपर्ट जॉन मेडिना। ये किताब कोई आम मोटिवेशनल बुक नहीं है। ये किताब उन 12 साइंटिफिक नियमों की बात करती है जो यह तय करते हैं कि आपका दिमाग कैसे सोचता है, कैसे याद करता है, कैसे सीखता है और कैसे बेहतर काम करता है। और आज इस वीडियो में हम इन नियमों में से 10 सबसे ताकतवर नियमों को विस्तार से समझेंगे, लेकिन सिर्फ समझने के लिए नहीं, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के लिए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो बेहतर याददाश्त चाहता है, या एक प्रोफेशनल है जो ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहता है, या एक पेरेंट है जो अपने बच्चों की लर्निंग को तेज करना चाहता है, या फिर एक ऐसा इंसान है जो खुद को फोकस, एनर्जी और क्रिएटिविटी में मास्टर बनाना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम किताब के पहले चैप्टर में जाएं, मैं आपको एक छोटी सी रियल स्टोरी सुनाना चाहता हूं। एक बार की बात है, एक कॉलेज का होशियार छात्र जिसका दिमाग बहुत तेज था, लेकिन वह कभी लंबे समय तक कुछ याद नहीं रख पाता था। पढ़ाई में घंटों लगाता, लेकिन एग्जाम आते ही सब ब्लैंक। उसने कई कोचिंग ज्वाइन किए, याद करने की टेक्निक्स पढ़ी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन उसने इस किताब ब्रेन रूल्स को पढ़ा और कुछ ही हफ्तों में उसकी जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि उसे पता चला कि उसका दिमाग उसकी मदद कर रहा था, लेकिन वह खुद ही अपने दिमाग को गलत तरीके से चला रहा था। उसे यह नहीं पता था कि नींद, तनाव, एक्सरसाइज, विजुअल्स, दोहराव, ये सब चीजें दिमाग के लिए कितनी जरूरी हैं। वो सालों से ब्रेन के रूल्स के खिलाफ काम कर रहा था, और यही गलती हम सब करते हैं। हम अपने फोन को अपडेट करते हैं, लैपटॉप को ठीक से ऑपरेट करते हैं, लेकिन अपने ब्रेन के लिए कोई मैनुअल नहीं पढ़ते। हम हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि सीखने की असली तकनीक क्या है। अब सोचिए, अगर आप वो रूल्स जान जाएं जो खुद आपका दिमाग फॉलो करता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को खोल सकते हैं, अपने विचारों को सुपर क्लियर बना सकते हैं, और वह इंसान बन सकते हैं जिसे लोग जीनियस कहते हैं। तो आइए आज हम इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये आपके दिमाग के इंजन की पूरी मैपिंग है। हर चैप्टर एक ऐसा नियम बताएगा जिसे जानकर आप कहेंगे, काश ये बात मुझे स्कूल में पता होती। और हम इसे सिर्फ बोलकर नहीं बताएंगे, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, स्टोरीज और साइंस के साथ समझाएंगे, ताकि ये बातें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएं। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को अनलॉक करने के लिए? क्योंकि जब आप ये वीडियो खत्म करेंगे, तो आप सिर्फ एक बेहतर सोचने वाले इंसान नहीं बनेंगे, बल्कि आप अपने दिमाग के मालिक बन चुके होंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने समरी संसार चैनल पर। आज हम बात करेंगे ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। व्यायाम से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है? ऑफिस में बैठकर या बिस्तर पर लेटे लेटे? नहीं, असली कमाल तब होता है जब आप चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, यानी जब आपका शरीर मूवमेंट में होता है। जी हाँ, यह विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क तब सबसे अच्छा काम करता है जब हमारा शरीर सक्रिय होता है। और आज हम इसी चमत्कारी नियम की बात करेंगे। ब्रेन रूल नंबर 1, एक्सरसाइज आपके दिमाग को बेहतर बनाती है। दुनिया की सबसे बड़ी गलती यह है कि हमने दिमाग को पढ़ाई लिखाई की चीज समझ लिया है
और शरीर को स्पोर्ट्स की। लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। जॉन मेडिना हमें बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क आज से लाखों साल पहले अफ्रीका की धरती पर तब विकसित हुआ जब इंसान दिन भर शिकार करने, खाने की तलाश में घूमने और दौड़ने में लगे रहते थे। उस समय बैठना एक लग्जरी था और चलना हमारी फितरत। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार हमारे पूर्वज दिन में औसतन 12 मील चलते थे और इस लगातार मूवमेंट के बीच ही उनका दिमाग निर्णय लेता था, प्लान बनाता था, खतरे का विश्लेषण करता था और लीडरशिप करता था। यानी शारीरिक गतिविधि ने ही हमारे दिमाग को आकार दिया। अब आइए आज की जिंदगी की ओर नजर डालते हैं। आज हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फिर बैठकर नाश्ता करते हैं, फिर गाड़ी में बैठकर ऑफिस जाते हैं, फिर कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, फिर गाड़ी से लौटते हैं और फिर टीवी के सामने बैठ जाते हैं। हमारा पूरा दिन बैठने में निकल जाता है। अब सोचिए, एक ऐसा दिमाग जो एक्टिव रहने पर बेहतर परफॉर्म करता है, वो दिन भर कुर्सी से चिपक कर कैसे कमाल कर सकता है। जॉन मेडिना का कहना है कि व्यायाम न सिर्फ हमारे शरीर को फिट रखता है, बल्कि यह मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली को भी प्रभावित करता है। एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस बढ़ती है, यानी नए न्यूरॉन्स का निर्माण, खासकर हिप्पोकैम्पस क्षेत्र में, जो हमारी मेमोरी और लर्निंग का हब है। जब हम चलने या दौड़ने जैसे एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचता है और दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड तेज होती है। एक और गहरी बात, मेडिना बताते हैं कि जिन स्कूलों या दफ्तरों में नियमित एक्सरसाइज को रूटीन का हिस्सा बनाया गया, वहां लोगों की एकाग्रता, याद रखने की क्षमता और मूड में काफी सुधार देखा गया। यहां तक कि तनाव का स्तर भी कम हुआ। यानी एक्सरसाइज आपके दिमाग की बायोलॉजी को रीप्रोग्राम कर सकती है। लेकिन ज्यादातर स्कूलों और ऑफिसों में आज भी बैठने को प्रोडक्टिविटी का पैमाना माना जाता है। बच्चों को घंटों कुर्सी पर बैठाकर पढ़ाया जाता है, जबकि विज्ञान कहता है कि अगर उन्हें बीच बीच में फिजिकल एक्टिविटी दी जाए तो उनकी लर्निंग और तेज हो सकती है। यही बात बड़ों पर भी लागू होती है। अगर आप रोज सुबह आधे घंटे की वॉक या हल्की दौड़ करते हैं तो आपकी सोचने की शक्ति, क्रिएटिविटी और फोकस में शानदार बढ़ोतरी हो सकती है। तो अगली बार जब आप ब्रेन पावर बढ़ाने की बात करें तो सिर्फ किताबों और नोट्स की बात न करें, सबसे पहले चलने की बात करें। मेडिटेशन और पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल मूवमेंट को भी शामिल करें। चाहे आप स्टूडेंट हों, टीचर हों, बिजनेस लीडर हों या कंटेंट क्रिएटर, हर किसी को अपने मस्तिष्क को फिट और शार्प बनाए रखने के लिए चलना होगा, दौड़ना होगा और हिलना डुलना होगा। और हां, ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये हमारे डीएनए में लिखा हुआ है। याद रखिए, अगर आप अपने ब्रेन को टॉप गियर में लाना चाहते हैं तो पहले अपने शरीर को चालू कीजिए। चैप्टर 2, सर्वाइवल, द ह्यूमन ब्रेन। इवॉल्व्ड 2, दिमाग का विकास, जीवन रक्षा की कला। हमारा मस्तिष्क किसी चमत्कारी मशीन से कम नहीं है, लेकिन ये मशीन एक ही दिन में नहीं बनी। यह लाखों सालों की कड़ी मेहनत और जीवन रक्षा की जरूरतों के कारण विकसित हुई। जब हम आज के डिजिटल युग में जी रहे हैं तो यह भूल जाते हैं कि हमारे दिमाग की बुनियादी संरचना अब भी उस पुराने समय से जुड़ी है जब इंसान जंगलों में जिंदा रहने की लड़ाई लड़ता था। जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारा ब्रेन सर्वाइवल मशीन है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह लगातार आसपास के खतरों, अवसरों और बदलावों पर प्रतिक्रिया दे सके। हमारे दिमाग का विकास 3 मुख्य हिस्सों में हुआ है। पहला हिस्सा है ब्रेन स्टेम, जो सबसे पुराना है और स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, हार्ट बीट और नींद को नियंत्रित करता है। दूसरा है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारी भावनाओं और यादों से जुड़ा है। और तीसरा हिस्सा है नियोकॉर्टेक्स, जो सोचने, निर्णय लेने, कल्पना करने और भाषा को समझने की हमारी क्षमता को नियंत्रित करता है। यह सबसे नया हिस्सा है और हमें बाकी जानवरों से अलग करता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी हिस्सों ने मिलकर हमें उस दुनिया में जीवित रखने में मदद की जहां हर कदम पर खतरे थे, जैसे जंगली जानवरों से बचना, भोजन ढूंढना और मौसम की मार झेलना। दिमाग की डिजाइन इस तरह की गई है कि जब भी कोई संभावित खतरा होता है तो यह तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। यह फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स एक्टिवेट करता है, यानी या तो खतरे से लड़ो
या भाग जाओ। और यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमें सोचने का भी मौका नहीं मिलता। इसी वजह से अगर कोई तेज आवाज हो या अचानक कोई चीज आपकी ओर आए तो आप बिना सोचे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। मेडिना बताते हैं कि हमारा दिमाग अब भी उसी आदिम सोच से काम करता है, लेकिन आज के जमाने में खतरे बदल चुके हैं। अब हमें शेर से डर नहीं लगता, बल्कि बॉस के ईमेल से लगता है। अब हम शिकार नहीं ढूंढते, बल्कि प्रमोशन या सोशल मीडिया के लाइक्स की तलाश में रहते हैं। पर दिमाग की प्रतिक्रिया वही पुरानी है। वह हर नई स्थिति को एक संभावित खतरे या मौके के रूप में देखता है और उसी अनुसार फैसला करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई हमें आलोचना करता है, हमें रिजेक्ट करता है या नई जगह पर भेजा जाता है, तो दिमाग उसे उतना ही बड़ा खतरा मानता है जितना कोई जंगली जानवर। इसीलिए हम अनजानी परिस्थितियों में घबरा जाते हैं। इंटरव्यू से पहले नर्वस होना, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगना या नई जॉब में एडजस्ट करने में मुश्किल होना, ये सब हमारे ब्रेन के उसी सर्वाइवल सिस्टम के कारण है। वह हमें सचेत करता है कि यह नई परिस्थिति है, संभावित खतरा हो सकता है, सावधान रहो। इस नियम से हमें दो बड़े सबक मिलते हैं। पहला, अगर हमें खुद को बेहतर बनाना है तो हमें यह समझना होगा कि डर और घबराहट हमारे दिमाग की स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई कमजोरी नहीं। यह डर इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग सजग है। दूसरा, हमें अपनी परिस्थितियों को इस नजर से देखना चाहिए कि क्या यह डर असली खतरा है या सिर्फ एक संभावित बदलाव। इस सोच से हम धीरे धीरे दिमाग को रीट्रेन कर सकते हैं। इसके अलावा दिमाग नई चीजों को बहुत तेजी से पकड़ता है, क्योंकि उसे हमेशा संभावित खतरे और अवसर को भांपने की आदत है। यही वजह है कि जब हम नई जगह जाते हैं या कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर आप रोज एक जैसी रूटीन में रहते हैं तो दिमाग सुस्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप कोई नई भाषा सीखते हैं, नया रास्ता अपनाते हैं या कुछ अनजाना करते हैं, तो दिमाग खुद को फिर से तेज करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह जॉन नया है, ध्यान देना जरूरी है। इसीलिए मेडिना कहते हैं कि अगर आप अपने ब्रेन को तेज, सतर्क और एक्टिव रखना चाहते हैं तो उसे नए अनुभव दीजिए। बदलाव से डरिए नहीं, वह आपके मस्तिष्क को जिंदा बनाए रखता है। हम सब में वह ताकत है जो हमारे पूर्वजों में थी, खतरे को पहचानने, उससे निपटने और आगे बढ़ने की। और यह ताकत हमें तब भी मिलती है जब हम आज के कॉन्फ्रेंस रूम या ऑनलाइन मीटिंग्स में हों। अंत में बात बस इतनी है, हमारा ब्रेन एक पुराना योद्धा है जो नई दुनिया में जी रहा है। अगर हम इसे समझें, इसका साथ दें और इसे गलत फैसलों का दोष न दें, तो यह हमें ऐसी सफलता और संतुलन देगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चैप्टर 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर दिमाग की बनावट अलग होती है। हम सभी इंसान हैं, लेकिन हमारा दिमाग एक जैसा नहीं है। यह सोच कि हर किसी का दिमाग एक ही तरह से काम करता है एक बहुत बड़ी भूल है, जो स्कूलों, ऑफिसों और समाज के ज्यादातर सिस्टम्स में गहराई से बैठी हुई है। जॉन मेडिना इस अध्याय में एक क्रांतिकारी नियम पेश करते हैं। हर ब्रेन की वायरिंग अलग होती है, यानी जो तरीका एक व्यक्ति के लिए असरदार है वह दूसरे के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। यही कारण है कि कुछ लोग मैथ्स में तेज होते हैं, कुछ लोग भाषा में, कुछ लोग लोगों को समझने में और कुछ अकेले बैठकर गहराई से सोचने में। जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसके दिमाग में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, यानी वो कोशिकाएं जो दिमाग के भीतर जानकारी को प्रोसेस करती हैं। लेकिन इन न्यूरॉन्स के बीच जितने कनेक्शन बनते हैं वही इस बात को तय करते हैं कि वह बच्चा किस चीज में तेज होगा। और ये कनेक्शन सिर्फ जेनेटिक्स से नहीं आते, बल्कि अनुभवों, एक्सपोजर और लर्निंग से भी बनते हैं। यही कारण है कि दो जुड़वां बच्चों का भी दिमाग एक जैसा काम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में अलग अलग अनुभव लिए होते हैं। जैसे ही हम कुछ नया सीखते हैं, दिमाग के भीतर न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक प्रक्रिया शुरू होती है। इसका मतलब है कि दिमाग खुद को रिवायर करता है, यानी अपने कनेक्शन को दोबारा बनाता है। मान लीजिए आप गिटार बजाना शुरू करते हैं। शुरुआत में उंगलियां नहीं चलती, सुर नहीं मिलते, लेकिन जब आप अभ्यास करते जाते हैं तो आपका दिमाग गिटार बजाने से जुड़े न्यूरल पाथवे को और मजबूत करने लगता है।
यही कारण है कि कुछ महीनों में गिटार आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग खुद को उसके अनुकूल बना लेता है। अब सोचिए, अगर हर किसी का दिमाग इतनी आसानी से रीवायर हो सकता है, तो फिर स्कूलों में हर बच्चे को एक ही तरीके से क्यों पढ़ाया जाता है? एक ही क्लास, एक ही किताबें, एक ही तरीका, जबकि हर बच्चे का सीखने का पैटर्न अलग है। कोई विजुअल सीखता है, कोई ऑडियो से, कोई रीडिंग से और कोई करके सीखता है। अगर हम सभी को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करें, तो यह उसी तरह होगा जैसे हर इंसान को एक ही साइज के जूते पहनने को कहें, जो कुछ के लिए फिट होगा और कुछ के लिए तकलीफ दे। मेडिना कहते हैं कि सीखने के लिए हमें अपने दिमाग के पैटर्न को समझना जरूरी है। जब हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो ग्रोथ कई गुना तेज हो जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी कमजोरियों को सुधारने में लगे रहें, तो हमारी प्रगति धीमी हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई शानदार स्प्रिंटर को स्विमिंग में एक्सपर्ट बनाने की जबरदस्ती करना, जबकि उसकी असली ताकत दौड़ना है। इस नियम को वर्कप्लेसेस में भी अपनाना जरूरी है। एक ही ट्रेनिंग या मोटिवेशनल टूल हर कर्मचारी पर असर नहीं करता। किसी को विजुअल चार्ट्स पसंद आते हैं, किसी को पॉडकास्ट, तो किसी को सिर्फ ग्राफ्स। कुछ लोग टीम में बेहतर काम करते हैं तो कुछ अकेले में। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम के दिमाग की इस विविधता को समझे और उसी हिसाब से काम दे। और यही बात हमारी पर्सनल लाइफ में भी लागू होती है। अगर हम अपने रिश्तों में यह मान लें कि सामने वाले का दिमाग मेरी तरह नहीं सोचता, तो बहसें कम हो जाएंगी और समझ बढ़ जाएगी। सोचिए, जब हम बच्चों से कहते हैं तुम्हें यह बात समझ क्यों नहीं आती, तो असल में हम यह पूछ रहे होते हैं कि तुम मेरे दिमाग की तरह क्यों नहीं सोचते, जबकि वह बच्चा अपने दिमाग की स्टाइल से सोच रहा होता है और यह पूरी तरह नेचुरल है। इसलिए मेडिना सलाह देते हैं कि हमें कंपेयर करने की आदत छोड़नी चाहिए। कोई तेज बोलता है, कोई सोचकर बोलता है, कोई ग्राफिक डिजाइन में माहिर है, कोई एनालिसिस में, और दोनों की सफलता का रास्ता अलग होता है। दिमाग की यह विविधता ही मानव समाज को इतना क्रिएटिव और शक्तिशाली बनाती है। अंत में, अगर हम चाहते हैं कि हम खुद भी बेहतर बनें और दूसरों को भी बेहतर समझ सकें, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर दिमाग अलग बना है और यही विविधता ही असली बुद्धिमत्ता है। चैप्टर 4, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हम उबाऊ चीजों पर ध्यान नहीं देते। क्या आपने कभी सोचा है कि क्लास में पढ़ाई करते वक्त आपका ध्यान भटक क्यों जाता है, या फिर मीटिंग के बीच में अचानक मोबाइल देखने की इच्छा क्यों होती है? इसका सीधा जवाब है, हमारा दिमाग बोरिंग चीजों को स्वीकार नहीं करता। जॉन मेडिना इस अध्याय में कहते हैं कि हमारा ब्रेन एक अटेंशन मशीन है, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो उसे जरूरी, नई या भावनात्मक रूप से जुड़ी लगती हैं। बाकी सब कुछ वह बड़ी बेरहमी से इग्नोर कर देता है। जब कोई इंसान कुछ सुनता है, देखता है या पढ़ता है, तो उसके दिमाग में तुरंत एक सवाल उठता है, क्या यह मेरे लिए मायने रखता है? अगर जवाब हाँ है, तो ध्यान बढ़ता है। अगर नहीं, तो दिमाग उसे जोर जबरदस्ती से अंदर घुसाने नहीं देता। यही वजह है कि कोई शानदार कहानी या मजेदार फिल्म हमें घंटों बांधे रखती है, जबकि एक बोरिंग प्रेजेंटेशन सिर्फ 5 मिनट में हमारी ऊर्जा चूस लेता है। जॉन मेडिना हमें यह बताते हैं कि अटेंशन कोई एकल प्रक्रिया नहीं है, यह एक सीक्वेंस है। ध्यान सबसे पहले चेहरे पर जाता है, फिर आवाज पर, फिर रंगों और मूवमेंट पर, फिर नएपन पर और अंत में भावनात्मक कनेक्शन पर। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अचानक आपकी ओर तेज आवाज में बोलता है या कोई नया शब्द कहता है, तो आपकी अटेंशन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है। लेकिन वही इंसान अगर लगातार एक ही टोन में, एक ही तरीके से बात करता रहे, तो कुछ ही मिनटों में दिमाग म्यूट मोड पर चला जाता है। मेडिना कहते हैं कि अटेंशन की सबसे बड़ी ट्रिक यह है कि इसे हर 10 मिनट में रिफ्रेश करना होता है। एक रिसर्च में यह सामने आया कि क्लासरूम या ट्रेनिंग सेशन में लोग शुरुआत के 10 मिनट तक ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कंटेंट में कोई नई बात या इमोशनल ट्विस्ट नहीं होता, तो दिमाग खुद ब खुद भटकने लगता है। इसीलिए अच्छे शिक्षक, स्पीकर या कंटेंट क्रिएटर्स हर 10 मिनट में कोई कहानी, उदाहरण, सवाल या इंटरैक्टिव मोमेंट लाते हैं ताकि ध्यान फिर से लौटे। इस नियम का असर स्कूलों पर भी बहुत गहरा है।
बच्चे अगर किसी टॉपिक से जुड़ाव नहीं महसूस करते तो वो उसे कितनी भी बार पढ़ें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वही टॉपिक अगर उनकी जिंदगी से जुड़ जाए, जैसे वीडियो गेम्स, क्रिकेट या दोस्ती से, तो उनका ध्यान खुद ब खुद खींचता है। इसीलिए सिखाने वाले को यह जानना चाहिए कि कंटेंट कम मायने रखता है, कनेक्शन ज्यादा। यही नियम बड़ों पर भी लागू होता है। ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो, सेल्स पिच हो या यूट्यूब वीडियो, अगर आप सामने वाले से इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाए तो वह ज्यादा देर तक आपका ध्यान नहीं देगा। एक और मजेदार बात, अटेंशन हमेशा सीक्वेंस में आता है। आप एक समय पर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। जॉन मेडिना के अनुसार जब लोग कहते हैं कि वे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जैसे म्यूजिक सुनते हुए पढ़ना या चैटिंग करते हुए काम करना, तो असल में उनका दिमाग तेजी से एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट हो रहा होता है। और इस शिफ्टिंग से प्रोडक्टिविटी कम होती है, गलती की संभावना बढ़ती है और थकान ज्यादा महसूस होती है। इसलिए मेडिना एक शानदार सलाह देते हैं, जब भी कोई जरूरी काम करें तो एक समय पर सिर्फ उसी पर फोकस करें। अटेंशन को ट्रेन करना संभव है, लेकिन इसके लिए हमें अपने डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक लेना होगा। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल्स, ये सब अटेंशन के दुश्मन हैं। अगर आप वाकई किसी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं तो उसे बोरिंग बनने से पहले दिलचस्प बनाना सीखिए। कई स्कूल और कंपनियां अब इस साइकोलॉजी को समझकर अपने ट्रेनिंग मॉडल्स को बदल रही हैं। वो अब कंटेंट को छोटी टुकड़ों में बंटी हुई और इमोशन से जुड़ी कहानियों में पेश करते हैं। यही कारण है कि शॉर्ट्स और रील्स का जमाना छा गया है, क्योंकि हमारा दिमाग तेजी से बदलते विजुअल्स और नएपन की भूख से भरा है। लेकिन ध्यान रहे, यह शॉर्ट अटेंशन स्पैन एक ताकत भी है और एक खतरा भी। अगर आपने इस पर काबू पा लिया तो आप उस भीड़ से अलग हो जाएंगे जो हर मिनट डिस्ट्रैक्ट होती है। ध्यान केंद्रित करना अब एक दुर्लभ कला बन चुकी है, और जो इसे सीख लेता है वह पढ़ाई में, काम में, रिश्तों में और जिंदगी की हर रेस में आगे निकल जाता है। तो अगली बार जब आप कहें कि मुझे ध्यान नहीं लगता, तो सोचिए, क्या वह चीज सच में आपके लिए मायने रखती है? क्या आपने उसमें भावनाओं का कोई जुड़ाव महसूस किया? और सबसे जरूरी, क्या आप उसे दिलचस्प बना सकते हैं? चैप्टर 5, रिपीट टू रिमेंबर, याद रखने के लिए दोहराइए। क्या आपने कभी किसी जानकारी को सिर्फ एक बार पढ़कर याद रखने की कोशिश की है और कुछ ही घंटों बाद उसे पूरी तरह भूल गए? ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है, हमारा दिमाग भूलने में माहिर है, लेकिन याद रखने में नहीं, जब तक कि हम उसे बार बार दोहराकर पक्की ना कर लें। जॉन मेडिना इस अध्याय में कहते हैं, रिपीट टू रिमेंबर, यानी अगर आप सच में किसी बात को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो उसे नियमित रूप से दोहराना जरूरी है। मेडिना बताते हैं कि जब भी हम कोई नई जानकारी सीखते हैं तो वह हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। यह मेमोरी कुछ मिनटों या घंटों के लिए होती है। अगर उस जानकारी को हम उसी हाल में छोड़ दें तो दिमाग उसे अनावश्यक मानकर मिटा देता है। लेकिन अगर हम समय समय पर उस जानकारी को दोहराते हैं तो वह धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने लगती है, यानी स्थायी याददाश्त। इस प्रक्रिया को स्पेस्ड रिहर्सल कहा जाता है, यानी समय के अंतराल पर जानकारी को दोहराना। जैसे किसी नई भाषा के शब्दों को रोजाना थोड़े थोड़े समय पर पढ़ना, बजाय एक ही दिन में सब रट लेने के। मेडिना के अनुसार अगर कोई छात्र परीक्षा के ठीक एक दिन पहले सारा सिलेबस याद करता है तो वह शायद अगले दिन तक बहुत कुछ भूल चुका होगा। लेकिन अगर वही छात्र पूरे हफ्ते हर दिन 30-30 मिनट जानकारी को दोहराए तो वह उसे लंबे समय तक याद रख सकेगा। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि हर बार जब हम किसी चीज को दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स फिर से एक्टिव होते हैं और उनके बीच के कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मिट्टी के एक रास्ते पर बार बार चलने से वहां एक पक्की पगडंडी बन जाती है। यही न्यूरल पाथवे बनाते बनाते यादें मजबूत होती हैं। अब बात करते हैं स्कूलों और लर्निंग सिस्टम्स की। ज्यादातर स्कूलों में एक विषय को एक ही बार सिखाया जाता है और फिर सीधे टेस्ट ले लिया जाता है। लेकिन यह तरीका सिर्फ अल्पकालिक याददाश्त को बढ़ावा देता है।
अगर स्कूल्स यह समझ लें कि दोहराव से ही ज्ञान टिकता है, तो वे पाठ्यक्रम को इस तरह बांट सकते हैं कि हर विषय समय समय पर फिर से पढ़ाया जाए, छोटे रिवीजन की तरह। इसी को रेपिटिशन बाय डिजाइन कहा जा सकता है, यानी सिखाने की प्रक्रिया में ही दोहराव को शामिल करना। मेडिना एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, रिपीट करने का तरीका भी मायने रखता है। सिर्फ एक ही तरह से पढ़ते जाना बोरिंग बन जाता है और ध्यान भटक जाता है। लेकिन अगर आप जानकारी को अलग अलग तरीकों से दोहराएं, जैसे बोलकर, लिखकर, किसी को समझाकर या फिर क्विज के जरिए, तो याद रखने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यानी जितने ज्यादा सेंस, इंद्रियां जानकारी को प्रोसेस करने में जुड़ते हैं, उतना ही वह दिमाग में गहराई से बैठती है। इसीलिए बहुत से सफल लोग पढ़ाई के बाद खुद को टेस्ट करते हैं, दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं या फिर माइंड मैप्स बनाते हैं। यह सब दोहराने के ही अलग अलग तरीके हैं। इस नियम को पर्सनल डेवलपमेंट से लेकर स्किल बिल्डिंग तक हर जगह अपनाया जा सकता है। अगर आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे डांस, कोडिंग या वीडियो एडिटिंग, तो सिर्फ एक बार देखकर या पढ़कर कुछ नहीं होगा। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी और हर बार थोड़ा नया जोड़ना होगा ताकि ब्रेन एक्टिव बना रहे। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखकर प्रेरित होता है, लेकिन अगले दिन वही ऊर्जा गायब हो जाती है, तो इसका कारण भी यही है। जानकारी या प्रेरणा को दोहराया नहीं गया, इसलिए वह स्थायी असर नहीं छोड़ पाई। इसीलिए रिपीट टू रिमेंबर सिर्फ एक पढ़ाई की तकनीक नहीं है, यह एक जीवन शैली होनी चाहिए। जैसे ही आप किसी महत्वपूर्ण चीज को सीखें, उसे दोहराइए। सुबह पढ़ा तो शाम को दोहराएं, एक हफ्ते बाद फिर से देखें और हर बार उसे किसी नए रूप में एक्सपीरियंस करें, ताकि दिमाग उसे पहचान सके और लॉन्ग टर्म मेमोरी में सुरक्षित रख सके। यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथों की पंक्तियां जो हम बचपन से बार बार सुनते हैं, आज भी बिना किसी मेहनत के याद रहती हैं, क्योंकि वे हमारी रिपीटेड लाइफ स्टोरी का हिस्सा बन चुकी हैं। अंत में बात बस इतनी है, दिमाग के लिए दोहराव वही है जो मांसपेशियों के लिए व्यायाम है। जितना दोहराओगे उतना मजबूत बनेगा, और जितना नजरअंदाज करोगे उतना ही कमजोर होता जाएगा। याददाश्त कोई रहस्य नहीं है, यह सिर्फ दोहराने की एक कला है। चैप्टर 6, रिमेंबर टू रिपीट, याद रखने के लिए दोहराइए। भाग 2, मेमोरी का रहस्य। पिछले अध्याय में हमने जाना कि किसी भी जानकारी को लंबे समय तक याद रखने के लिए उसे बार बार दोहराना जरूरी होता है। लेकिन इस अध्याय में जॉन मेडिना इस नियम को और गहराई से समझाते हैं। वह बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे यादें बनाता है, कैसे उन्हें स्टोर करता है और कैसे समय के साथ उन्हें या तो मजबूत करता है या भुला देता है। इस अध्याय का मूल संदेश है, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में कुछ स्थायी रूप से बना रहे, तो आपको इस प्रक्रिया को ध्यान से समझना होगा और उसे व्यवस्थित ढंग से दोहराना होगा। हमारे मस्तिष्क की याददाश्त 2 प्रमुख प्रकार की होती है, डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मेमोरी वह होती है जिसे हम जानबूझकर याद करते हैं, जैसे कोई कविता, पासवर्ड, ऐतिहासिक तारीखें। जबकि नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी वह होती है जो बिना सोचे समझे याद रहती है, जैसे साइकिल चलाना, ब्रश करना या ताली बजाना। डिक्लेरेटिव मेमोरी को मजबूत करने के लिए बार बार दोहराना जरूरी होता है, जबकि नॉन डिक्लेरेटिव चीजें अभ्यास से धीरे धीरे शरीर में उतर जाती हैं। मेडिना बताते हैं कि जब हम कोई जानकारी पहली बार सुनते हैं, तो वह दिमाग के हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो यादों को प्रोसेस करता है, लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी स्टोर होता है। जब हम उस जानकारी को दोहराते हैं, तब वह दिमाग के दूसरे हिस्सों, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ट्रांसफर होती है और स्थायी रूप से संचित हो जाती है। अगर यह ट्रांसफर न हो पाए, तो वह जानकारी जल्दी ही मिट जाती है। यही कारण है कि सोना, नींद लेना और ध्यान लगाना, यह सब भी याददाश्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छी नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की सीखी हुई जानकारी को दोहराता है और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करता है। इसलिए अगर कोई रात भर पढ़ाई करता है लेकिन नींद नहीं लेता, तो उसके ब्रेन को वह जानकारी प्रोसेस करने का समय ही नहीं मिलता और अगली सुबह
उसे बहुत कुछ भूल चुका होता है। एक और जरूरी बात मेडिना बताते हैं, याद रखने के लिए सेंस यानी इंद्रियों का जुड़ाव बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा इंद्रियां जानकारी को एक्सपीरियंस करती हैं, उतनी ज्यादा संभावना होती है कि वह जानकारी लंबे समय तक बनी रहे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी चीज को सिर्फ पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव सीमित होता है, लेकिन अगर आप उसे पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं और खुद उसे लिखते भी हैं, तो दिमाग में उसके चारों तरफ एक मजबूत स्मृति का जाल बनता है जो उसे भूलने से बचाता है। अब जरा सोचिए कि यह नियम हमारी जिंदगी में कैसे असर करता है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे बोलकर दोहराना होगा, लिखकर रिवाइज करना होगा, दूसरों को समझाकर बताना होगा। ऐसा करने से आप सिर्फ उस जानकारी को याद ही नहीं रखेंगे, बल्कि उसे आत्मसात भी कर लेंगे। मेडिना बताते हैं कि याद रखने का सही तरीका है स्पेसिंग, यानी एक बार कोई चीज सीखने के बाद उसे कुछ अंतराल पर दोहराना, जैसे पहले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर एक हफ्ते बाद, फिर एक महीने बाद। हर बार जब आप उसे दोहराते हैं तो उसका ट्रेस दिमाग में और मजबूत होता जाता है। इसे स्पेस्ड रिपीटिशन सिस्टम SRS कहा जाता है। और अब तो कई ऐप्स भी इसी सिद्धांत पर बन चुके हैं, जैसे एंकी या क्विजलेट, जो आपके दोहराव को एक साइंटिफिक पैटर्न में गाइड करते हैं। जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारे दिमाग को जानकारी संरचना में पसंद आती है, यानी कहानी के रूप में, विजुअल इमेजेस में, पैटर्न्स में। इसीलिए स्टोरी फॉर्मेट में बताया गया पाठ लंबे समय तक याद रहता है। उदाहरण के लिए, झांसी की रानी के संघर्ष की कहानी हम सबको याद है, लेकिन उसी इतिहास की तारीखें और आंकड़े भूल जाते हैं। इसका कारण है कहानी से भावनात्मक जुड़ाव, और वह जुड़ाव ही याद को जीवित रखता है। इस नियम का असर पर्सनल ग्रोथ पर भी होता है। मान लीजिए आपने कोई अच्छी बात या मोटिवेशनल लाइन सुनी, जैसे आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आपने इसे बस एक बार सुन लिया और फिर भूल गए तो उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे बार बार दोहराएं, सुबह उठकर कहें, दिन में याद करें और हर फैसले के समय इसे अपने मन में दोहराएं, तो यह आपकी सोच का हिस्सा बन जाएगा। यही प्रक्रिया आत्म सुधार की रीढ़ है। अंत में मेडिना यही कहते हैं कि याददाश्त कोई चमत्कार नहीं है, यह एक निर्माण है, और हर निर्माण की तरह इसे मजबूत करने के लिए ईंट दर ईंट जोड़नी पड़ती है। बार बार दोहराकर, सही अंतराल में और अलग अलग माध्यमों से आप कोई भी जानकारी अपने ब्रेन में हमेशा के लिए बसा सकते हैं। और यही वह स्किल है जो छात्रों से लेकर प्रोफेशनल्स तक हर किसी को अपने जीवन में सफलता दिला सकती है। चैप्टर 7, स्लीप वेल, थिंक वेल। अच्छी नींद, तेज दिमाग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप ठीक से नहीं सोते तो अगले दिन न केवल शरीर भारी लगता है, बल्कि दिमाग भी सुस्त रहता है। चीजें समझ में नहीं आती, याद नहीं रहता कि क्या कहा गया था, और मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है। जॉन मेडिना इस अध्याय में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नींद का हमारे दिमाग पर कैसा गहरा प्रभाव पड़ता है। उनका स्पष्ट संदेश है, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग दिन भर तेजी से चले, सही फैसले ले और जानकारी को सही ढंग से प्रोसेस करे, तो सबसे पहले उसे अच्छी नींद दीजिए। मेडिना बताते हैं कि नींद हमारे दिमाग का रीस्टार्ट बटन है। जब हम सोते हैं तब दिमाग कोई ब्रेक नहीं लेता, वह पीछे से बहुत गहरी प्रक्रिया में लगा होता है। यह प्रक्रिया न केवल यादों को प्रोसेस करती है, बल्कि दिन भर मिले इंफॉर्मेशन को छांट कर जो जरूरी है उसे स्टोर करती है और जो फालतू है उसे हटा देती है। नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क ब्रेन वॉश की तरह खुद को साफ करता है। लिटरली एक तरह के फ्लूइड्स ब्रेन के भीतर बहते हैं जो टॉक्सिन्स को हटाते हैं, और अगर यह सफाई नहीं होती तो मानसिक थकान, निर्णय लेने में गलती और यहां तक कि डिप्रेशन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नींद की सबसे अहम भूमिका याददाश्त में देखी जाती है। जब हम सोते हैं तो दिमाग कंसोलिडेशन नामक प्रक्रिया के जरिए जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। यही कारण है कि अगर आप कुछ पढ़कर तुरंत सो जाते हैं तो वह जानकारी बेहतर याद रहती है। वहीं अगर आप पढ़ाई के बाद घंटों तक मोबाइल चलाते रहें या नींद पूरी न लें
तो आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। मेडिना के अनुसार रात की 7-8 घंटे की नींद केवल थकान मिटाने के लिए नहीं होती, यह आपके दिमाग की परफॉर्मेंस को रिफ्रेश करने का सिस्टम है। एक और रोचक बात जो मेडिना बताते हैं, हर इंसान का नींद का पैटर्न एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, जिन्हें लार्क कहा जाता है, और कुछ देर रात एक्टिव होते हैं, जिन्हें ऑनुल कहा जाता है। समाज में अक्सर सुबह जल्दी उठने को सक्सेसफुल होने की निशानी माना जाता है, लेकिन मेडिना वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर बताते हैं कि यह एक जैविक विविधता है और दोनों पैटर्न समान रूप से सामान्य और उपयोगी हैं। जबरदस्ती किसी को सुबह का इंसान बनाने की कोशिश उनके दिमागी प्रदर्शन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसका असर हम स्कूलों में साफ देख सकते हैं। बच्चे खासकर किशोर अवस्था में देर से सोने और देर से उठने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन स्कूलों का समय अक्सर बहुत जल्दी शुरू होता है। नतीजा यह होता है कि बच्चे अपनी सबसे महत्वपूर्ण मानसिक गतिविधियों में सुस्त रहते हैं। कई शोधों से यह साबित हुआ है कि अगर स्कूल का समय थोड़ा लेट किया जाए तो बच्चों की ग्रेड्स, मूड और एकाग्रता में सुधार होता है। लेकिन समाज में नींद को अक्सर आलस या कमजोरी समझ लिया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि यह दिमाग की बैटरी को चार्ज करने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। मेडिना इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि नींद की गुणवत्ता में REM स्लीप और डीप स्लीप का बड़ा रोल होता है। REM स्लीप, जिसमें सपने आते हैं, दिमाग की क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस को बनाए रखती है, जबकि डीप स्लीप से ब्रेन की फिजिकल रिकवरी होती है। अगर आपकी नींद बार बार टूटती है या बहुत सतही होती है तो ये दोनों प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो पाती और इसका सीधा असर आपकी सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता पर पड़ता है। आज की दुनिया में नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है टेक्नोलॉजी। मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, नेटफ्लिक्स और देर रात तक स्क्रोलिंग, ये सभी हमारी नींद को खा जाते हैं। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, हमारे दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन है, और इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन, जो नींद को प्रेरित करता है, का उत्पादन रुक जाता है। नतीजा, हमें नींद आने में देर लगती है और सुबह सुस्ती महसूस होती है। मेडिना सलाह देते हैं कि एक अच्छा स्लीप हाइजीन बनाना बेहद जरूरी है, जिसमें सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूरी बना ली जाए, बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल किया जाए, न कि ऑफिस का काम करने के लिए, और एक निश्चित समय पर सोने जागने की आदत हो। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं वीकेंड में नींद पूरी कर लूंगा, लेकिन नींद को स्टोर करके बाद में यूज नहीं किया जा सकता। हर रात की नींद की वैल्यू होती है। अंत में हमें यह समझना होगा कि नींद कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है, वैसी ही जैसे ऑक्सीजन, खाना और पानी। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन तेज चले, याददाश्त बढ़े, मूड अच्छा रहे और आप क्रिएटिव बने रहें, तो सबसे पहले अपनी नींद को प्राथमिकता दें। जितनी गहरी और नियमित नींद होगी, उतनी ही बेहतर होगी आपकी जिंदगी की क्वालिटी। चैप्टर 8, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। तनावग्रस्त दिमाग एक जैसा नहीं सीखता। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप किसी बात से परेशान होते हैं, जैसे कोई पारिवारिक तनाव, आर्थिक दबाव या भविष्य को लेकर चिंता, तो पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता? आपके सामने किताब खुली होती है, लेकिन दिमाग कहीं और भटकता है। आप स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। इसका कारण सिर्फ मानसिक थकान नहीं है, इसका कारण है तनाव यानी स्ट्रेस। जॉन मेडिना इस अध्याय में एक बहुत अहम नियम साझा करते हैं। स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे, यानी जब दिमाग तनाव में होता है तो उसकी सीखने की क्षमता पूरी तरह बदल जाती है। तनाव मूल रूप से एक रेस्पॉन्स है। जब दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है, तो वह शरीर को अलर्ट करता है। यह फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट करता है। शरीर में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन हमें शॉर्ट टर्म में सतर्क और तेज बनाते हैं, जैसे कि कोई अचानक सड़क पार करते समय गाड़ी देखकर हट जाए। लेकिन अगर यही स्ट्रेस लगातार बना रहे, दिन, हफ्ते या महीनों तक, तो यही रसायन हमारे दिमाग को धीमा और कमजोर बना देते हैं। मेडिना बताते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस, लंबे समय तक चलने वाला तनाव,
हमारे हिप्पोकैम्पस पर सीधा असर करता है, वही हिस्सा जो याददाश्त और सीखने से जुड़ा है। जब हम तनाव में होते हैं तो यह हिस्सा सिकुड़ने लगता है और न्यूरल कनेक्शन टूटने लगते हैं। इसी वजह से तनावग्रस्त छात्र परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते और एक तनाव में रहने वाला कर्मचारी अपने टैलेंट का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। दिमाग की यह अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे इंटरनेट स्लो हो गया हो। चीजें खुलती हैं लेकिन देर से, और कभी-कभी पूरी तरह से फ्रीज भी हो जाती हैं। मेडिना इस अध्याय में स्कूलों की व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं। उन्होंने पाया कि बहुत से छात्र जो कमजोर माने जाते हैं, दरअसल वे मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं। घर में मारपीट, माता पिता की बेरोजगारी, परिवार में बीमारी या बंटवारा, ये सब बातें बच्चों के दिमाग को इस हद तक परेशान कर देती हैं कि स्कूल की बातें उसमें घुस ही नहीं पाती और फिर उन्हें कहा जाता है कि तुम ध्यान नहीं देते, तुम होशियार नहीं हो, जबकि सच्चाई यह है कि उनका दिमाग फिलहाल सीखने के मोड में ही नहीं है। यही बात बड़ों पर भी लागू होती है। जब किसी ऑफिस में एक कर्मचारी लगातार डर और असुरक्षा के माहौल में काम करता है, जैसे अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो जॉब चली जाएगी, बॉस नाराज है, घर की ईएमआई बाकी है, तो वह अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पाता। ऐसे कर्मचारी रचनात्मक, क्रिएटिव नहीं होते, सहयोगी नहीं होते और लर्निंग के लिए खुला दिमाग नहीं रख पाते। मेडिना बताते हैं कि अगर कोई संस्थान चाहता है कि उसके लोग बेहतर सोचें और सीखें, तो सबसे पहले उसे वहां से डर और तनाव को हटाना होगा। इसलिए जॉन मेडिना सुझाव देते हैं कि स्कूलों और ऑफिसों में स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं, बल्कि सिलेबस और ट्रेनिंग का हिस्सा होनी चाहिए। जब किसी संस्थान में इमोशनल सेफ्टी होती है, यानी एक ऐसा माहौल जिसमें लोग खुद को सुरक्षित, स्वीकार्य और समझा हुआ महसूस करते हैं, तो दिमाग खुद ब खुद सीखने लगता है, क्योंकि तब वह अपने रक्षा मोड से बाहर आकर विकास मोड में आ जाता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। हर इंसान का तनाव झेलने का स्तर अलग होता है। किसी के लिए जो बात छोटी हो सकती है, वह किसी और के लिए भारी बोझ बन सकती है। इसलिए किसी को ओवर रिएक्ट कर रहा है कहने से पहले हमें उसकी मानसिक स्थिति समझनी चाहिए। दिमाग का माइक्रो मैनेजमेंट करना आसान नहीं है, इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति दया और समझदारी रखनी चाहिए। अब सवाल उठता है, तनाव से कैसे निपटें? मेडिना कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। 1. व्यायाम करें। शारीरिक कसरत तनाव को कम करने के लिए सबसे असरदार तरीका है। यह कोर्टिसोल कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है। 2. नींद पूरी लें। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया, अच्छी नींद दिमाग को खुद को रीसेट करने का मौका देती है। 3. बात करें। अकेले तनाव झेलना सबसे खतरनाक होता है। किसी अपने से बात करें, चाहे दोस्त हो, परिवार हो या काउंसलर। 4. माइंडफुलनेस और ध्यान। जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं तो तनाव का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। 5. माफ करना सीखें। कई बार पुरानी बातें तनाव की वजह बनती हैं। उन्हें दिल से निकालकर माफ करना खुद के लिए राहत लाता है। मेडिना कहते हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं या अपने दिमाग की पूरी शक्ति को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने तनाव को पहचानिए और उसे नियंत्रित करना सीखिए, क्योंकि जब दिमाग भय से मुक्त होता है तभी वह उड़ सकता है। चैप्टर 9, सेंसरी इंटीग्रेशन। स्टिम्युलेट मोर ऑफ द सेंसेस। जितनी ज्यादा इंद्रियां जुड़ेंगी उतना बेहतर होगा सीखना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज को सिर्फ पढ़ते हैं तो वह जल्दी भूल जाती है, लेकिन अगर हम उसे देख लें, सुन लें, छू लें या अनुभव कर लें तो वह लंबे समय तक याद रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है, हमारा दिमाग अलग अलग इंद्रियों से आने वाले संकेतों को एक साथ प्रोसेस करता है, और जब ज्यादा इंद्रियां जुड़ती हैं तो ब्रेन उसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। जॉन मेडिना इस अध्याय में इसी सिद्धांत को समझाते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन यानी इंद्रिय समन्वय। वे बताते हैं कि एक बात जितनी अधिक इंद्रियों से जुड़ी होती है, उतनी ही गहराई से वह दिमाग में बैठती है। हमारा मस्तिष्क एक मल्टी सेंसरी ऑर्गन है। यह सिर्फ आंखों या कानों से अलग अलग जानकारी नहीं लेता, बल्कि उन्हें मिलाकर एक समग्र अनुभव बनाता है।
जब आप किसी विषय को पढ़ते समय उस विषय की तस्वीर भी देखते हैं, आवाज भी सुनते हैं और उसमें कोई मूवमेंट भी होता है, तो ब्रेन उस विषय को ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है और उसे लंबे समय के लिए स्टोर कर लेता है। यही कारण है कि हम किसी फिल्म का डायलॉग, किसी खास यात्रा की स्मृति या कोई पसंदीदा गाना वर्षों बाद भी याद रखते हैं, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, हम देख सुन समझ छू भी रहे थे। मेडिना इसके कई रोचक उदाहरण देते हैं। अगर आप किसी को कोई जानकारी सिर्फ शब्दों से समझाते हैं तो उसका 10 पेज सॉनेट ही दिमाग में बैठता है, लेकिन अगर आप उस जानकारी के साथ विजुअल्स, ऑडियो, मूवमेंट और इमोशन को भी जोड़ दें तो वह 65% तक रिटेंड रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आप बच्चों को ज्वालामुखी पढ़ाते समय सिर्फ उसका परिभाषा बताते हैं तो वे भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक छोटा सा मॉडल दिखाएं, उसका वीडियो चलाएं, फोर्स और लावा के साउंड इफेक्ट्स सुनाएं, तो वह अनुभव उनके दिमाग में छप जाएगा। इस सिद्धांत का सबसे असरदार उपयोग एजुकेशन और ट्रेनिंग में हो सकता है। स्कूलों में अगर पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित रहे तो बच्चों का मन भटकेगा, लेकिन अगर उसी टॉपिक को प्रैक्टिकल प्रयोगों, मॉडल्स, ऑडियो विजुअल्स और रोल प्लेस से जोड़ा जाए तो सीखने का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। यही बात ऑफिस ट्रेनिंग पर भी लागू होती है, जहां सिर्फ स्लाइड्स की बजाय इंटरैक्टिव एक्टिविटी, लाइव डेमो और मूवमेंट के जरिए लर्निंग को गहराई दी जा सकती है। मेडिना बताते हैं कि जब हम कोई नई जानकारी सुनते हैं तो वह ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाती है, जब देखते हैं तो विजुअल कॉर्टेक्स में, जब छूते हैं तो सेंसरी कॉर्टेक्स में। लेकिन जब ये तीनों मिलते हैं तो दिमाग का एक एसोसिएशन एरिया एक्टिव होता है, जहां से गहरी समझ और लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। इसे क्रॉस मोडल प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी जब एक से ज्यादा इंद्रियां मिलकर दिमाग को एक ही जानकारी का संपूर्ण अनुभव देती हैं। अब सोचिए, अगर कोई शिक्षक या कंटेंट क्रिएटर इस सिद्धांत को समझ ले तो वह अपने मैसेज को कितना असरदार बना सकता है। एक मोटिवेशनल स्पीच अगर सिर्फ शब्दों तक सीमित हो तो कुछ मिनटों में बोरियत आ सकती है, लेकिन अगर उसमें पॉज, एक्सप्रेशन, आवाज में उतार चढ़ाव, पृष्ठभूमि संगीत और विजुअल स्टोरी टेलिंग जुड़ जाए तो वही स्पीच लोगों की आत्मा को झकझोर सकती है। मेडिना हमें यह भी बताते हैं कि ब्रेन को सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन विजुअली मिलती है। हमारी आंखें हर सेकंड 10 मिलियन बिट्स डेटा प्रोसेस करती हैं, जबकि कान सिर्फ 100,000 बिट्स। यही कारण है कि लोग विजुअल्स को ज्यादा जल्दी और ज्यादा देर तक याद रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ऑडियो कमजोर है, बल्कि यह बताता है कि ऑडियो को भी विजुअल से मिलाकर इस्तेमाल करना ज्यादा असरदार होता है। आज के समय में जब टेक्नोलॉजी हर जेब में है तो इस सिद्धांत को लागू करना पहले से कहीं आसान है। आप जो भी सीख रहे हैं उसे एक ऑडियो बुक से सुनें, यूट्यूब वीडियो से देखें, नोट्स बनाकर खुद से दोहराएं और जहां संभव हो हाथ से बनाकर या किसी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें। यही मल्टी सेंस लर्निंग है, जो न केवल आपकी याददाश्त को मजबूत बनाता है बल्कि आपके सोचने की गहराई को भी बढ़ाता है। यह नियम हमारी पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। जब हम किसी को सिर्फ कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं तो उसका असर सीमित होता है, लेकिन जब हम उसे गले लगाते हैं, उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, उसे कुछ महसूस कराते हैं, तो वह भावना दिल में उतर जाती है। यही ब्रेन का नियम है। जितनी ज्यादा इंद्रियां जुड़ेंगी उतनी गहरी छाप बनेगी। अंत में मेडिना यह याद दिलाते हैं कि ब्रेन एक अनुभव प्रेमी मशीन है। वह सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि उस जानकारी से जुड़े अनुभवों से सीखता है, और जब हम जानकारियों को देखने, सुनने, छूने, महसूस करने और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हैं, तभी वे हमारे भीतर स्थायी बदलाव लाती हैं। चैप्टर 10 विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। दृष्टि सबसे शक्तिशाली इंद्रिय है। इस अंतिम अध्याय में जॉन मेडिना हमें दिमाग की सबसे शक्तिशाली इंद्रिय के बारे में बताते हैं, हमारी दृष्टि यानी विजुअल सेंस। वह कहते हैं विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस, यानी हमारी आंखें बाकी सभी इंद्रियों पर हावी होती हैं। जब कोई जानकारी विजुअल रूप में सामने आती है तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है, बेहतर समझता है और लंबे समय तक याद भी रखता है।
चाहे वो ग्राफ हो, इमेज, वीडियो या बस रंगों से बना कोई पैटर्न। विजुअल्स का असर हमारे दिमाग पर इतना गहरा होता है कि वह बाकी सभी माध्यमों को पीछे छोड़ देता है। मेडिना बताते हैं कि दिमाग के लगभग 50% हिस्से किसी न किसी तरह से विजुअल प्रोसेसिंग से जुड़े होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई शब्द पढ़ते हैं तो भी दिमाग उसे एक दृश्य रूप में बदलने की कोशिश करता है, जैसे कि कल्पना करना, तस्वीर बनाना, मूवमेंट को समझना। यही वजह है कि कोई कहानी सुनते समय हम उसके किरदारों, जगहों और घटनाओं की तस्वीरें अपने मन में बनाने लगते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन बिना विजुअल के अधूरा महसूस करता है। इस नियम का असर एजुकेशन, बिजनेस और सोशल मीडिया हर जगह दिखता है। जब भी कोई चीज ग्राफिक्स, रंगों, चार्ट्स या वीडियो के रूप में पेश की जाती है तो वह ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है। यही कारण है कि YouTube वीडियो, Instagram रील्स या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में विजुअल्स को प्राथमिकता दी जाती है। मेडिना कहते हैं कि अगर आप कोई जानकारी सिर्फ शब्दों से देते हैं तो लोग उसका सिर्फ 10% अगले 3 दिन तक याद रख पाएंगे, लेकिन अगर उसी जानकारी के साथ एक तस्वीर जोड़ दी जाए तो याद रखने की दर 65% तक बढ़ जाती है। अब जरा सोचिए कि इस सिद्धांत का उपयोग अगर क्लासरूम्स, कोचिंग, ऑफिस मीटिंग्स और पब्लिक स्पीकिंग में कर लिया जाए तो समझ का स्तर कितना ऊपर जा सकता है। बच्चे जो बातें घंटों पढ़कर नहीं समझ पाते, वही बातें अगर एक एनिमेटेड वीडियो या प्रैक्टिकल विजुअल डेमो से समझाई जाए तो वह उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती हैं। यही कारण है कि विजुअल लर्निंग अब किसी विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। मेडिना यह भी बताते हैं कि विजुअल्स का असर सिर्फ जानकारी पर ही नहीं, भावनाओं पर भी होता है। कोई चेहरा, मुस्कान, आंसू, रंगों की छाया, ये सब हमारे भीतर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं। जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद एम्पैथी मोड में चला जाता है, और जब हम किसी प्रेरणादायक दृश्य को देखते हैं, जैसे कोई शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति मैराथन पूरा करता है, तो वह दृश्य हमारी आत्मा को छू लेता है। यह सिर्फ जानकारी नहीं होती, यह कनेक्शन होता है, और कनेक्शन हमेशा विजुअल से शुरू होता है। यही कारण है कि पब्लिक स्पीकर्स या अच्छे टीचर्स अक्सर अपने शब्दों के साथ हाथों की मूवमेंट, चेहरे के एक्सप्रेशन और रंगों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि दर्शक सिर्फ सुने नहीं, देखें और महसूस करें। और यही बात हमें भी सीखनी चाहिए कि जब भी हम कोई आइडिया दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे विजुअलाइज करना सीखें। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, यूट्यूबर, शिक्षक, बिजनेसमैन या कोई लीडर, अगर आप अपनी बात को विजुअली पेश कर सकते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। यहां मेडिना एक और खास बात कहते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स ओवरलोडेड विथ टेक्स्ट आर किलिंग ब्रेन्स, यानी सिर्फ टेक्स्ट से भरी स्लाइड्स दिमाग को मार देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात समझें तो कम शब्दों और ज्यादा विजुअल्स का इस्तेमाल करें। कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, लेकिन मेडिना इसे और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अ पिक्चर व्हेन वेल प्लेस्ड इज वर्थ 1,000 मेमोरीज। अब बात करते हैं हमारे जीवन में इस सिद्धांत की उपयोगिता की। जब भी आप कुछ सीख रहे हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे देख सकता हूं? कोई भी कॉन्सेप्ट हो, मैथमेटिक्स, इतिहास, सेल्स स्ट्रेटेजी या मोटिवेशन, उसे एक दृश्य रूप में बदलें। मैप बनाइए, डायग्राम बनाइए, स्टोरी बोर्ड बनाइए, मिमिक कीजिए, जो भी तरीका हो, लेकिन उसे आंखों से देखने लायक बनाइए। इसी सिद्धांत को आज की दुनिया में हर सफल ब्रांड, एजुकेशन प्लेटफॉर्म और कंटेंट क्रिएटर फॉलो करता है। बुक समरी चैनल्स हों, ग्राफिक डिजाइनर हों, इंस्टाग्राम कोच हों, सब विजुअल कम्युनिकेशन में माहिर हैं। और अगर आप खुद को किसी भी क्षेत्र में अलग बनाना चाहते हैं तो इस कला को सीखना और अपनाना अनिवार्य है। अंत में मेडिना यही कहते हैं कि दिमाग की सबसे ताकतवर कुंजी है दृष्टि। बाकी इंद्रियां जरूरी हैं, लेकिन आंखों के बिना उनका असर अधूरा है। हमारा ब्रेन विजुअल से ऊर्जा लेता है और उसी के जरिए सबसे तेजी से सीखता है। अगर आप अपने जीवन को विजुअली एक्सप्लोर करना सीख लें, चाहे वो जानकारी हो या भावना, तो आप खुद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेजी से सीखे, लंबे समय तक याद रखे और किसी भी माहौल में बेहतर प्रदर्शन करे,
तो ब्रेन रूल्स की इन 10 शक्तिशाली बातों को न सिर्फ पढ़िए बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाइए। हर अध्याय को फिर से दोहराइए, नोट्स बनाइए, विजुअल्स से जोड़िए और अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। और अगर आप इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको किस नियम ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद।